देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए नर्स जो है क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि वो टीएससी करे। द नर्स शुड प्रोवाइड विद द क्लाइंट विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर। मतलब जो नर्स है वो क्लाइंट कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इस प्रोसीजर के बारे में। देखिए, पहला ऑप्शन है टू एग्जामिन द टेस्टिकल वाइल लाइक डाउन, मीन्स लेटे लेटे जो है उसको टेस्टिकल्स को एग्जामिन करना है। द बेस्ट टाइम फॉर एग्जामिनेशन इज आफ्टर ए शावर। सी है टेस्टिकल को एक फिंगर से फील करना है ग्रोथ के लिए, तो एक फिंगर से अपन फील कर ही नहीं सकते, तो ये सी तो ऐसे कलेक्ट हो गया। द टीएससी शुड बी डन एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि शावर के बाद में जो है सबसे बेस्ट टाइम होता है जहाँ पर अपन टेस्टिस को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अब देखिए कैसे टेस्टिस को एग्जामिन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पहला अपन को क्या करना है कि जो अपना दोनों टेस्टिस में से एक टेस्टिस जो होता है उसको अपन को अपने जो दोनों हाथ है उनमें से एक बार पहले इसको फील करना है। ठीक है, दोनों हाथ से अपन क्या करेंगे, कप वन टेस्टिकल्स एट ए टाइम यूजिंग बोथ हैंड। मतलब दोनों हाथ से अपन को किसी पर्टिकुलर एक टेस्टिस को जो है कप स्ट्रक्चर में लेना है और उसको जो है फील करना है। और ये अपन कब करते हैं, शावर से पहले भी कर सकते हैं या फिर एक वार्म बाद या शावर के बाद जनरली किया जाता है। सेकेंड स्टेप देखिए कि यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एग्जामिन बाय रोलिंग द टेस्टिकल बिटवीन थम एंड फिंगर, मीन्स एक थम और फिंगर इन दो को यूज़ कर अपन क्या करेंगे, जो भी एक पर्टिकुलर एक टेस्टिस है उसको रोल करके देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत अपन जो है प्रेशर लगाते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, फेमिलराइज योर सेल्फ विद द स्पर्मेटिक कोड एंड एपिडिडाइमिस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट टू ऑन द बैक साइड। अब टेस्टिकल के पीछे की तरफ क्या है, एपिडिडाइमिस और स्पर्मेटिक कोड, उसके लिए अपन को क्या करना है, फेमिलराइज होना है। फिर फोर्थ स्टेप देखिए, फील। अब अपन को करना है टेस्टिस के अंदर लम्ब्स को फील करना है, या फिर जो दोनों टेस्टिस हैं अपने उनमें क्या होता है, एक छोटी एक बड़ी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे किसी प्रकार का लंप है या दोनों में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या इरेगुलरिटी अपन को देखने को मिलती है, उस चीज़ को अपन को करना है, एक फिंगर और एक थंब से क्या करना है, उसको डिटेक्ट करना है। अगर अपन को नॉर्मल कंडीशन है तो मीन्स जो है अपन क्या है, हेल्दी हैं। और अगर एबनॉर्मलिटी मिलती है कि अपन को लंप फील हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, जो भी डॉक्टर है उसको जो है दिखाना है या फिर उससे जो है सलाह लेनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज कंडक्टिंग ए हिस्ट्री एंड मॉनिटरिंग लेबोरेटरी वैल्यूज ऑन ए क्लाइंट विद मल्टीपल माइलोमा। मीन्स नर्स जो है वो लेबोरेटरी वैल्यूज़ को कंटिन्यू कर रही है, जिसमें मल्टीपल माइलोमा अपन ने सबसे पहले पढ़ा था इसको। व्हाट असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट, सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई। मीन्स एक से ज़्यादा क्या है करेक्ट आंसर है। तो देखिए, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो अपन को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है क्योंकि कैल्शियम आयन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है। फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, तो अपन को जो है नाइट्राइट्स के लिए यूरिन एनालिसिस जो है पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन लेवल 15 है, यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, एनीमिया। इसके अलावा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैल्शियम देखने को मिल रहा है 8.6, तो कैल्शियम भी जो है वो इस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, सीरम क्रिएटिन लेवल 2, तो ये आपको पता है 1.2 तक जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूट किडनी इंजरी को या फिर रीनल फेलियर को। तो यहाँ पे रेशनल देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5। ठीक है, ये अपन ने अभी यहाँ पे देखा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस्ट्रेक्टोमी परफॉर्म की है गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट में। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द नर्स नोट्स ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। मतलब जो एनजी ट्यूब है वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लडी ड्रेनेज हो रहा है। तो नर्स शुड टेक विच मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब नर्स जो है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन जो है लेगी। तो देखिए, जब अपन गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं और एनजी ट्यूब लगी हुई होती है तो वहाँ पे ब्लडी ड्रेनेज देखने को मिल रहा है। तो ये जो ब्लडी ड्रेनेज है ये क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये अपन को देखने को मिलती है और कुछ टाइम बाद ये ब्राउन कलर की हो जाती है। कैसे हो जाती है, ब्राउन टिंट हो जाती है, और उसके बाद में ये जो है येलो और कैसे हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को बताना है कि नर्स शुड टेक विच मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ब्लडी ड्रेनेज तो नॉर्मल है, तो इस केस में क्या करेगी, वो कंटिन्यू टू मॉनिटर द ड्रेनेज, लगातार जो है ड्रेनेज को मॉनिटर करेगी। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट करना जो है वो तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपन को इस चीज़ के लिए कह ना दे। ठीक है, इसके अलावा एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर रहे हैं तो उसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। एब्डोमिनल गिर्द जो है उसको मेजर करना, एब्डोमिनल गिर्द को मेजर अपन कब करेंगे, देखिए इसको तब किया जाता है जब डिस्टेंशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तब अपन क्या करेंगे, एब्डोमिनल गिर्द को मेजर करेंगे। ये था अपना क्या गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर, जिसमें क्या होता है कि ड्रेनेज जो निकलता है और नॉर्मली ब्लडी होता है 1 दिन तक, उसके बाद में ये ब्राउन टिंग हो जाता है और फिर येलो और क्लियर।
इसके अलावा यहाँ पे नर्स को जो है सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यू मॉनिटर करना है ड्रेनेज को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करने की कोई नीड यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जब भी गैस्ट्रेक्टोमी होती है, एनजी ट्यूब जो होता है उसको इरिगेट नहीं करना चाहिए जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब ना करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि नर्स इज टीचिंग क्लाइंट अबाउट द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोलोरेक्टल कैंसर, मीन्स कोलोरेक्टल कैंसर से एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर के बारे में बताना है। द नर्स डिटरमाइंस दैट फर्दर टीचिंग इज नेसेसरी रिलेटेड टू कोलोरेक्टल कैंसर इफ द क्लाइंट आइडेंटिफाई विच आइटम एज एन एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर। मतलब इसमें बताना है कि नर्स जो है उसको फर्दर टीचिंग मतलब और वापस क्यों बताएगी, ऐसा क्या जो है उस पर्सन को या फिर जो क्लाइंट है उसमें रिस्क फैक्टर के बारे में उसको नहीं पता है। तो एज यंगर देन 50 ईयर्स, हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर या COPD क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो देखिए ये BCD ये तीनों ही क्या है, रिस्क फैक्टर है। बट फर्स्ट में क्या दिक्कत है, यहाँ यंगर नहीं होगा, मीन 50 साल से छोटा नहीं, 50 साल से जो बड़ा है मीन्स 50 ईयर्स से जो ओल्डर है वो क्या है, रिस्क फैक्टर में आता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। रेशनल देखिए कि यहाँ पे देखिए कि कोलोन कैंसर है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आता है जब अपन कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। कोलोरेक्टर की जो रिस्क फैक्टर है उसमें क्या है कि एज 50 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है या कोलोरेक्टर पॉलिप्स है या फिर फैमिली हिस्ट्री है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिनियल वुंड इन क्लाइंट हु रिटर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम फॉलोइंग एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन एंड नोट सेरोसैंग्विनस ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्लैम्प द सर्जिकल ड्रेन, चेंज द ड्रेसिंग एज प्रिस्क्राइब, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर रिमूव एंड रिप्लेस द पेरिनियल पेकिंग। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन। इसमें क्या मतलब हुआ कि जैसे कि कोई ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर जो कि आपके रेक्टम, एनस या फिर जो कोलोन वाला पार्ट है सिग्मोइड कोलोन वहाँ के आसपास है, तो उस केस में क्या होता है उन पोर्शन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूव कर दिया, उसके बाद में जब मैंने उसमें वुंड है वहाँ पे अपन ने ड्रेनेज लगा दिया और वहाँ पे अपन नोट कर रहे हैं कि इस तरह का ड्रेनेज जो है वो देखने को मिल रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। तो देखिए उस केस में क्या होता है, जो सर्जिकल ड्रेन को क्लैम्प जो है अपन तभी करते हैं जब अपन को कहा जाए या प्रिस्क्राइब करा जाए, या फिर यहाँ पे जो सीरीज सेगमेंट फ्लूइड ड्रेनेज निकल रहा है ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है तो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पेरिनियल जो पैकिंग है उसको रिमूव करके रिप्लेस करना नर्स के जो प्रैक्टिस में नहीं आता है। यहाँ आंसर क्या होगा, बी, कि जो ड्रेसिंग है उसको अपन को जो है चेंज करना चाहिए। देखिए रेशनल क्या है कि इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी प्रोफ्यूज सीरोसैंग्विन ड्रेनेज फ्रॉम द पेरिनियल वुंड इज एक्सपेक्टेड, मीन्स नॉर्मल कंडीशन है। देयरफॉर द नर्स शुड चेंज द ड्रेसिंग, में जो प्रिस्क्राइब की गई है उस ड्रेसिंग को वो चेंज कर सकती है। इसके अलावा सर्जिकल जो ड्रेन है उसको कभी भी क्लैम्प नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जैसे अपन क्लैम्प कर देंगे, ठीक है, उसको क्लैम्प कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी ड्रेनेज है वो उसी टिश्यू में क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। इसके अलावा जो ये कंडीशन है इसके इसमें अपन को नोटिफाई करने की कोई नीड नहीं है। ड्रेन और पैकिंग जो है रिमूव की जाती है ग्रेजुअली 5 से 7 दिन बाद जब प्रिस्क्राइब किया जाता है। नर्स शुड नॉट रिमूव द पेरिनियल पैकिंग, नर्स जो है उसको नहीं रिमूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे कोलोस्टोमी हुई है, वही सेम चीज़ है एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन ऑफ द बाउल ट्यूमर, मीन्स बाउल में ट्यूमर था, अपन ने क्या कर दिया है, कोलोस्टोमी कर दिया है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेटेड दैट द कोलोस्टोमी इज बिगिनिंग टू फंक्शन, मीन्स कोलोस्टोमी जो है वो काम करना चालू कर देगा जब वो फ्लैटस पास करेगा या बाउल साउंड एब्सेंट है या क्लाइंट जो है फूड को टॉलरेट करने लग जाए या ब्लडी ड्रेनेज कोलोस्टोमी से हो जाए। देखिए कोलोस्टोमी में कभी भी जो है ब्लडी ड्रेनेज नहीं होता है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो डी तो गलत हो गया। दूसरा क्या होता है, बाउल साउंड एब्सेंट, बाउल साउंड एब्सेंट है इसका मतलब क्या है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट अभी भी नहीं आए हैं, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट नहीं आए हैं तो कोलोस्टोमी क्या होगी, फंक्शनिंग नहीं होगी, मीन्स बी और डी तो क्या होगा, इनकरेक्ट है। फ्लेटस का पास आउट होना, फ्लेटस या गैस या एयर पास आउट कर रहा है क्लाइंट, इसका मतलब क्या है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट जो है वापस क्या होंगे, लौट के आगे हैं, या फिर जो बाउल है वो अब क्या है, फंक्शनिंग होने वाला है, तो उस केस के अंदर आपको पता चलता है कि कोलोस्टोमी जो है फंक्शनिंग है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, ए। रेशनल देखिए इसका रेशनल है, फॉलोइंग एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन द नर्स वुड एक्सपेक्ट द कोलोस्टोमी टू बिगिन टू फंक्शन, मतलब सर्जरी के बाद में 3 दिन से लेकर 5 दिन तक क्या होता है, कोलोस्टोमी जो है फंक्शन होने में टाइम लगता है इतना, मतलब मिनिमम 3 दिन है और मैक्सिमम 5 डेज है। अब पता कैसे चलेगा, पता चलता है जब पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट रिटर्न होते हैं या फिर बाउल साइंड जब सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, तब अपन को बाउल साइंड सुनाई देते हैं, या फ्लेटस जो है पास आउट होते हैं उसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, ये तो इसके क्या है, इंडिकेशन है जो अपन को बताता है कि कोलोस्टोमी क्या है, फंक्शनल हो गए हैं। एब्सेंट बाउल साउंड वुड नॉट इंडिकेट द रिटर्न ऑफ पेरिस्टोल्टिक, सही है, क्योंकि अगर पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होंगे तो बाउल साउंड भी सुनाई देना चाहिए, बट यहाँ अगर एब्सेंट है इसका मतलब क्या है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट यहाँ पे एब्सेंट है। इसके अलावा क्लाइंट को एनपीओ रखा जाता है जब तक कि बाउल साउंड
रिटर्न नहीं हो जाता है या कोलोस्टोमी फंक्शनिंग नहीं हो जाती। ब्लडी ड्रेनेज जो होता है कोलोस्टोमी के अंदर अपन को एक्सपेक्टेड नहीं है या फिर ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज रिव्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ ए क्लाइंट विद अ ब्लैडर कैंसर। यहाँ पे क्या है, ब्लैडर कैंसर है, उसकी हिस्ट्री को जो है नर्स रिव्यू कर रही है। द नर्स एक्सपेक्ट्स टू नोट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विच कॉमन साइन और सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। मतलब अपन को बस इतना पूछ रहा है कि ब्लैडर के कौन कौन से साइन सिम्टम जो है कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन साइन जो होता है, सिम्टम होता है, वो क्या होता है, हेमेचूरिया, जो कैसा होता है, पेनलेस। ठीक है, इसमें कोई पेन फील नहीं होता है और ये क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है साइन सिम्टम होता है ब्लैडर कैंसर का। इसके अलावा अपन को डिसयूरिया भी देखने को मिलता है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलते हैं, और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो कौन सा होता है, हेमेचूरिया। रेशनल देखिए कि एक्चुअली में क्या होता है, ब्लैडर कैंसर जो होता है उसके अंदर जो एपिथेलियम है उसको लाइन करते हुए जो प्रेजेंट है, वहाँ पे अपन को पेपिलरी ट्यूमर या फ्लैट ट्यूमर देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम में बता रखा है ब्लैडर ट्यूमर के बारे में या ब्लैडर कैंसर के बारे में। अब यहाँ पे जो पेनलेस हेमेचूरिया होता है ये मोस्ट कॉमन साइन होता है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन में दे रखे हैं वो भी क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब उससे एसोसिएटेड होता है, बट मोस्ट कॉमन नहीं होता है। मेटास्टेसिस की जो कॉमन साइट होती है वो लीवर, बोन और लंग्स जो होती हैं, ये सब क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है मेटास्टेसिस की। ठीक है, ये अपना था ब्लैडर कैंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पर्सन जो है उसके अभी एक नई यूरिट्रोस्टोमी हुई है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट के द्वारा दिया गया है जो बताता है कि उसे और ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत है यूरिनरी स्टोमा केयर की। पहला ऑप्शन है आई चेंज माई पाउच एवरी वीक, सही है कि हर 7 दिन में जो है पाउच चेंज करने चाहिए। आई चेंज द अप्लायंस इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। फिर है व्हेन आई एम द शावर आई डायरेक्ट फ्लो ऑफ वाटर अवे फ्रॉम द स्टोमा, अवे बोला है मीन्स ये भी क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अपन को बताना था कि इनमें से पेशेंट कौन सा कथन कहेगा जिसमें उसको लगता है कि हमें और ज़्यादा उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये जब 1/3 भर जाता है तभी अपन को क्या करना है, तभी अपन क्या करते हैं, यूरिनरी कलेक्शन को एम्प्टी करते हैं ताकि जो लीकेज है वो दिक्कत ना आए। या फिर यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या है, नीचे की तरफ ग्रेविटी के साथ फोर्स लगाए और ये अप्लायंस जो होता है वो क्या हो जाते हैं, अपनी जो जगह है वो छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जब ये 1/3 बढ़ता है तभी अपन उसको क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। अब ये देखो क्या कैसे है, यूरिट्रोस्टोमी अपन कैसे कर रहे हैं कि अपन एक यूरिटर जैसे ब्लैडर में आ रहा है, ठीक है, तो ब्लैडर है, 2 यूरिटर भी है और किडनी है। तो यहाँ से यूरिन आया, अपन ने क्या कर दिया, एक ट्यूब ऐसे कनेक्ट करके इन दोनों को एनास्टोमिस कर दिया और बाहर की तरफ निकाल दिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ताकि ये ब्लैडर के अंदर जो भी यूरिन कलेक्ट हुआ था वो बाहर आ जाए। और बाहर अपन ने क्या कर रखा है, यूरिट्रोस्टोमी, इस बैग के अंदर क्या हो जाएगा, यूरिन कलेक्ट हो जाएगा और जब ये 1/3 भर जाएगा तो अपन उसको चेंज कर देंगे, ये खाली कर देंगे। देखिए नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, यहाँ पे क्लाइंट जो है उसमें कार्सिनोमा हो रहा है, लंग का कैंसर है, उसमें SIADH डेवलप हो रहा है जो कि यह एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो नर्स जो है एंटिसिपेट या पूर्वानुमान लगा रही है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल रिक्वेस्ट दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल रिक्वेस्ट विच प्रिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन से प्रिस्क्रिप्शन को रिक्वेस्ट करेगा, अपन को इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट है वो बताने हैं। देखिए SIADH है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। एक्चुअली में ये SIADH में क्या होता है कि ट्यूमर जो होता है वो ADH जैसा ही क्या करता है, सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल इसी की जैसे वो है, मिमिक करता है। तो अपन को बताना है कि इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी की नीड होगी, फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना है, कम करना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नॉर्मली काम क्या होता है, यूरिन में जो वाटर का लॉस होता है उसको कम करना। ठीक है, अब यहाँ पे ADH बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल अमाउंट प्रोडक्शन होगा तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे फ्लूइड इंटेक इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना है या फ्लूइड इंटेक रेस्ट्रिक्ट करना है, तो C क्या हो जाएगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फ्लूइड जब वाटर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी रिलेटिवली। मीन्स का क्या हो जाएगा, फ्लूइड के बढ़ने की वजह से सोडियम का जो अमाउंट है वो जो है 115 से 120 के आसपास आ जाता है, मीन्स हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो उस केस में अपन को सोडियम डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज ओरल सोडियम इंटेक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अपन को करना है, बढ़ाना है। सीरम सोडियम लेवल डिटरमाइन, या ये अपन को करना है, अपन को बार बार वीकली या फिर मंथली जो है सोडियम लेवल को डिटरमाइन करना है, पता लगाना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है कितना है, वीकली या फिर पर डे या ऑल्टरनेट डे अपन को पता लगाना है। फिर लास्ट ऑप्शन भी सही है कि हमें ऐसी मेडिकेशन देनी है जो कि ADH को क्या करे, एंटागोनिस्ट, मतलब ADH का प्रोडक्शन जो है कम करे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 A, B, E और F। अब इसका देखिए इंटरवेंशन कि क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लंग कैंसर लिया है या फिर पर्टिकुलर अपन ने यहाँ पे लंग कैंसर की बात करी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ADH जैसा ही क्या होता है, कुछ मिमिक करने लग जाता है कैंसर ट्यूमर सेल, या जो ट्यूमर होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ये करने लग जाता है,
मिमिक करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसा ही बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाता है बहुत एब्नॉर्मल अमाउंट में, जिसकी वजह से अपन ने अभी सारे सिम्टम देखे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्यूमर जो होता है वो प्रोड्यूस सिक्रीट या स्टिमुलेट करने लग जाता है सब्सटेंस जो कि बिल्कुल मिमिक करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन का। अब माइल्ड सिम्टम जब होंगे मीन्स जहाँ पे हाइपोनेट्री में देखने को मिलता है तो वहाँ पे एपेटाइट का लॉस होगा, फटीग, मसल में क्रैम्प्स और वीकनेस वगैरह अपन को देखने को मिलेगी। उस वक्त रेंज कितनी है 115 से 120। जब रेंज 110 से भी नीचे चली जाती है तो पर्सन में सीजर, कोमा, यहाँ तक कि पर्सन की जो है डेथ भी देखने को मिल सकती है। और फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से वेट गेन होता है, पर्सनैलिटी में चेंज, कन्फ्यूजन, एक्सट्रीम मसल वीकनेस जो है देखने को मिलती है। ये था अपना SIADH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, जो कि अपने आप में क्या है ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। तो अपन साइन सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बताना है अर्ली साइन जो अपन को इस इमरजेंसी में देखने को मिलती है। देखिए जब सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये किस में खुलती है राइट एट्रियम में, और ट्यूमर की वजह से इसका क्या हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अपन को क्या होगा जो अपनी पेरी ऑर्बिटल एडिमा मीन्स आइस के आसपास क्या होगा एडिमा देखने को मिलता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर सी आंसर होगा। इसका रेशनल देखते हैं। देखिए सुपीरियर वेना कब देखने को मिलता है, जब ये कंप्रेस हो जाती है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ट्यूमर की ग्रोथ की वजह से। अर्ली सिम्टम में क्या होता है सुबह मॉर्निंग में देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है फेस में एडिमा, स्पेशली आइस के आसपास मीन्स जो आइस है अपनी यहाँ पे जो है अपन को एडिमा देखने को मिलता है। इसे अपन ये कहते हैं पेरी ऑर्बिटल एडिमा। इसके अलावा क्या होता है पर्सन के जो जैसा मेल है फीमेल है, अगर मेल है तो शर्ट या फीमेल है तो ब्लाउज का जो कॉलर होता है वो क्या हो जाता है टाइट होने लग जाता है। इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, कौन सा साइन कहते हैं स्टोक साइन, जो अपन को इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्टोक साइन का देखने को मिल रहा है सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लेट साइन है यहाँ पे तो अर्ली बता रहे हैं। लेट साइन में क्या होता है साइनोसिस या मेंटास्टेटिस जो होते हैं वो क्या होते हैं लेट साइन होते हैं। यहाँ पे ये जो स्टोक साइन लिखा हुआ है एक्चुअली में ये यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि जब कंप्लेन करने लग जाता है कि ब्लाउज टाइट हो रहा है, कॉलर ब्लाउज की कॉलर या शर्ट की कॉलर, तो वो कौन सा साइन है स्टोक साइन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स मैनेजर इज टीचिंग द नर्सिंग स्टाफ अबाउट साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू हाइपरकेल्सीमिया। ये भी क्या है अपने आप में एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, जो कि यहाँ पे बता रखा है कि प्रोस्टेट कैंसर जब मेटास्टेसिस मीन्स लेट स्टेज में पहुँच रहा है तब वहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। तो विच इज़ द लेट साइन सिम्टम ऑफ द ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी मीन्स हाइपरकेल्सीमिया का लेट साइन बताना है। तो लेट साइन में यहाँ पे क्या आएगा, जैसे पूछ रहा है हेडेक, तो हेडेक नहीं देखने को मिलता है, डिस्फेजिया नहीं देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन और ECG चेंजेस। तो कॉन्स्टिपेशन तो क्या है अर्ली साइन है और ECG में चेंजेस जो होते हैं वो लेट साइन आते हैं। देखते हैं अपन क्या देखने को मिलता है। देखिए ये किसी भी प्रकार की कोई कैंसर होता है उसके एक्सटेंसिव मेलिग्नेंसी मतलब वो जब ज़्यादा ट्रांसफर होने लग जाता है बॉडी के अदर ऑर्गन्स में तब अपन को हाइपरकेल्सीमिया देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बोन से डिटोरेशन होता है और बोन जो होता है बोन से कैल्शियम जो है ब्लड में रिलीज होने लग जाता है, हाइपरकेल्सीमिक कंडीशन आती है। शुरुआती सिम्टम में पर्सन को थकान, एनोरेक्सिया, नोजे, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और पोलियूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। बट जो मोस्ट सीरियस सिम्टम होता है उसमें क्या होगा सीवियर वीकनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं, पैरालिटिक इलियस, डिहाइड्रेशन और ECG में क्या होते हैं चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब मैं ECG की एक क्लास की बात कर रहा था तब अपन देखेंगे कि हाइपोकेल्सीमिया, हाइपरकेल्सीमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया सब में क्या देखने को मिलता है, तब अपन एक साथ इसको स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। कीमोथेरेपी है चल रही है, अपन को फीमेल क्लाइंट को एजुकेट करना है कि ब्लीडिंग के रिस्क के बारे में और सेल्फ केयर के बारे में जब पर्सन में बोन मेरो जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सप्रेस हो रही है। तो नर्स अंडरस्टैंड दैट फर्दर टीचिंग इज़ नीडेड, मतलब इसमें से क्लाइंट जो है कौन सा स्टेटमेंट कहेगा जिसमें नर्स को लगता है कि उसे समझाने की ज़रूरत है वापस। आई शुड अवॉइड ब्लोइंग माई नोज, आई मे नीड ए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इफ़ माई प्लेटलेट काउंट इज़ टू लो। सही है, प्लेटलेट अगर काउंट कम है तो आप चढ़ा सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, नोज़ को ब्लो नहीं करना है क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क है। आई एम गोइंग टू एस्पिरिन फॉर माई हेडेक एज सुन एज आई गेट होम। ठीक है, तो ये क्या है गलत है। और फोर्थ वाला भी क्या है सही है कि मेंस्ट्रुएट कर रही है, कितना ब्लड लॉस हो रहा है उसको काउंट करने के लिए पैड और टैम्पून्स का जो नंबर है उसको काउंट करना चाहिए। तो अब सी गलत क्यों है, देखिए जब एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन क्या होती है, एक एनएसएड्स होती है। तो जो भी एनएसएड्स ड्रग है, ठीक है, अब डिजीज़ में क्या होता है जब बोन मेरो सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, बोन मेरो सप्रेशन हो रहा है तो उससे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सब का काउंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब पर्टिकुलर प्लेटलेट कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको वो क्या कर पाएगा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो। तो एस्पिरिन जो होती है उनकी क्या होती है एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है अवॉइड किया जाता है।
और डिजीज़ में देखिए तो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 20,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये था अपना क्या बोन मेरो सपरेशन के अंदर बताना था अपन को कि इनमें से कौन सी चीज़ अपन को नहीं लेनी। तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला कि एस्पिरिन और NSAID ड्रग्स जो होती हैं उन प्रोडक्ट्स को अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होती है और प्लेटलेट पहले से ही क्या है बॉडी में कम है, मीन्स क्या है ब्लीडिंग पहले ही बढ़ रही है। 24 क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन जो है यंग फीमेल कर रही है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको ये करना है। तो नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म एग्जामिनेशन एट विच टाइम, मतलब उसको बताइए कब किया जाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में, मीन्स मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत में, हर महीने, ओव्यूलेशन के टाइम पे, वीकली, सेम टाइम डे पे, या फिर मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होने के 1 हफ्ते बाद। तो देखिए यहाँ पे जब ब्रेस्ट का जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो अपन करते हैं कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या होती है शुरुआत होती है, या फिर जब 4th ऑप्शन मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है उसके 1 हफ्ते बाद। क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है या फिर ओव्यूलेशन होता है उस वक्त क्या होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं वो ऑल्टर हो सकते हैं। तो अपन वहाँ पे जो है किसी प्रकार का लंप इनका पता लगा नहीं सकते। तो जब ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन है वो सबसे बढ़िया है कि अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 7 दिन बाद करें, जहाँ पे ज़्यादातर हार्मोन का जो है प्रॉब्लम नहीं रहता है या फिर पीक नहीं रहता है। देखिए अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। एग्जामिनेशन जो होता है वो अपन फीमेल जो होती है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे भी कर सकती है या फिर लाइंग डाउन पोजीशन मीन्स लेटे लेटे भी कर सकती है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन, इन दोनों ही पोजीशन में ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अब क्या होता है कि जैसे अगर आप लेफ्ट वाला ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो आप अपोजिट हैंड यूज़ कीजिए, मीन्स राइट हैंड यूज़ कीजिए। अब राइट हैंड में भी अपन को आप डायग्राम में देख रहे हैं जो फर्स्ट 3 हैंड है, फर्स्ट 3 फिंगर्स है, उनके जो फैटी आगे की तरफ जो फैट पार्ट है वहाँ से अपन को करना है। शुरुआत स्टेप सेकंड देखिए, टेक योर फर्स्ट 3 फिंगर्स एंड डू 3 सर्कल। सबसे पहले अपन को 3 सर्कल, ये डायग्राम में दिख रहे हैं अपन को कि सर्कल जो है कुछ इस तरह करने हैं। अपन को पहला सर्कल जो करना है वो तो कैसे करना है लाइट, फिर अपन को करना है मीडियम और फिर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे करते करते अपन बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखिए बाहर की तरफ अपन जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ब्रेस्ट के अंदर किसी पार्ट को छोड़ना नहीं है। स्टेप थर्ड देखिए, एग्जामिन एंटायर ब्रेस्ट इंक्लूडिंग अबव एंड बिलो योर कॉलर बोन, मीन्स जो कॉलर बोन है जिसके नीचे ब्रेस्ट है उसको पूरी तरीके से अपन करना है, ठीक है। किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं, कॉलर बोन को छोड़ना नहीं है, ना ही एक्सिला बोन को छोड़ना है। स्टार्टिंग अपन को क्या करना है सर्कुलर मोशन से करनी है। फिर देखिए फिर है स्टैंडिंग एट द ब्रेस्ट बोन यू कैन आइदर मूव फिंगर। अब जैसे सर्कुलर मोशन तो कर लिया, अब अपन को करना है अप डाउन मूवमेंट करना है, ठीक है, अप डाउन मूवमेंट करना है। रिमेंबर टू इंक्लूड द आर्म पिट एरिया, मीन्स आर्म वाला पार्ट है उसको भी इंक्लूड करना है। व्हेन यू आर डन विद द टच जय, अब अपन को करना है कि जो ये अपन ने सर्कुलर मोशन अप डाउन मोशन कर लिया, अब लास्ट जो अपन क्या करेंगे कि जो अपना निप्पल वाला पार्ट है उसको क्या करना है स्क्वीज करना है, मीन्स उसको जो है दबाना है, या ये कर सकते हैं। या फिर अपन इससे क्या होगा कि अगर किसी प्रकार का सिक्रीशन वहाँ से निकलता है या फीमेल को पेन फील होता है, ठीक है, तो उस केस में अपन को क्या करना है जो डॉक्टर है उसको अपन को जो है बताना है या उससे जो है सलाह लेनी है। या फिर किसी प्रकार की अगर लंप भी फील होती है तो उस केस में भी अपन को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या करना है बताना है, ताकि अपन को जो है अगर ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क है तो अपन उसको जो है अर्ली स्टेज में ही पता लगा सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जिसमें अपन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उसके बाद अप डाउन मोशन कर रहे हैं और ये अप एंड डाउन कर रहे हैं, और हर डायरेक्शन में अपन जो है इसका पता लगा रहे हैं कि किस प्रकार के लंप तो अपन को देखने को नहीं मिल सकती। ये अपन स्टैंडिंग लेटी हुई पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं, और ये अपन जो है ड्यूरिंग जो अपन बाथ ले रहे हैं उस वक्त कर रहे हैं, शावर के टाइम पे ये किया जा रहा है। इसके अलावा शुरुआत कब होती है 7 दिन बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड के, वहाँ पे अपन एग्जामिनेशन को रिकमेंड किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में ओव्यूलेशन के टाइम पे अपन नहीं करते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू ऑल्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे बाउल ट्यूमर को डायग्नोस किया गया है। नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मतलब किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन के लिए जो नर्स मॉनिटर कर रही है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई मीन्स एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे। अब देखिए बाउल ट्यूमर है, ठीक है, बाउल ट्यूमर है तो अब बाउल अगर फट गया, रप्चर हो गया तो क्या होगा, एक तो क्या हो सकता है बाउल परफोरेशन, रप्चर होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, पेरिटोनाइटिस मीन्स कंटेंट जो है बाहर आएगा पेरिटोनियम में तो इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा बाउल फट गया है तो आसपास के स्ट्रक्चर्स में क्या होगा एब्डोमिनल ओपनिंग हो सकती है, मीन्स फिस्टुला का भी फॉर्मेशन
हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना ही फ्लैटुलेंस देखने को मिलता तो है, बट क्या है कॉम्प्लिकेशन बतानी। तो फ्लैटुलेंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मीन्स गैस का बनना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये बाउल जो है ट्यूमर की वजह से बहुत एक्सेसिव ग्रोथ कर रहा है, फट जाए, मीन्स परफोरेट हो जाए, परफोरेट होने की वजह से कंटेंट बाहर आएगा तो पेरिटोनाइटिस होगा, हेमरेज हो सकता है, बाउल जो होता है वहाँ पे क्या हो सकता है, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी, डी और ई। देखिए ये चीज़ यहाँ पे समझा रखी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉलोइंग मैस्टेक्टोमी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ट्रीटमेंट में अपन ने ब्रेस्ट को निकाल दिया सर्जरी करके। तो अपन को बताना है कि विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड असिस्ट प्रिवेंटिंग लिम्फ एडिमा ऑफ द अफेक्टेड आर्म, मीन्स जो भी आर्म अफेक्ट हुई है वहाँ पे लिम्फ एडिमा को बचाने के लिए नर्स क्या असिस्ट करेगी, कूल कंप्रेस को प्लेस करेगी, अफेक्टेड आर्म को पिलो लगाकर हार्ट लेवल से अबव करेगी, आर्म एक्सरसाइज करेगी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। अब यहाँ वर्ड नोट कीजिएगा इमीडिएट, मेंटेन एन इंट्रावेनस साइड बिलो द एंटीक्यूबिटल एरिया ऑन द अफेक्टेड साइड। तो डी और सी तो ऐसे गलत हो गए, ठीक है। कूल कंप्रेस अपन अप्लाई नहीं करते, आंसर क्या होगा बी। अब कैसे होंगे इसको देखिए, जब फीमेल की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये वाला ब्रेस्ट अपन ने रिमूव किया है, तो यहाँ पे जो लिम्स होंगी इनमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया लिम्फ फ्लूइड ब्लॉक फ्रॉम द फ्लोइंग टू हार्ट। अब यहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाएगी, मीन्स ये फ्लूइड कहाँ जा रहा था, हार्ट में जा रहा था, बट ये तो ब्रेस्ट का तो निकाल ही दिया अपन ने। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस आर्म में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी। इसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो हार्ट जो मतलब ये हैंड है उसको पिलो जो है उसके सहारे से अपन क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं। एलिवेट करने से क्या होगा कि ये जो स्वेलिंग है ये क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो आर्म शुड बी एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ हार्ट, मीन्स हार्ट के अबव लेवल में अपन को करना है, एलिवेट करना है। इसके अलावा अगर ये हार्ट जहाँ पर लिम्फ एडिमा हुआ है वहाँ पे ना तो अपन आईवीज इंट्रावेनसली कोई भी साइट जो है इंसर्ट करते हैं, ना ही वहाँ से ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, ना ही वहाँ से अपन जो है ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेंगे। इन सब चीज़ों को क्या करना है, अपन को अवॉइड करना है टोटली। इसके अलावा कूल कंप्रेस जो होता है उसको भी जो है वो मेजर की तरह यूज़ नहीं होता है कि अपन उसमें लिम्फ एडिमा जो है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अपने क्या होंगे, सारे के सारे जो है ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है उनके सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, और रेशनल के साथ साथ अपन कुछ डिजीज़ जो है उनको भी अपन ने देख लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।